गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी लोक भारती का तीसरा पाठ वाह रे हमदर्द ये पढ़ने वाले हैं। इसके लेखक है घनश्याम अग्रवाल जी। तो पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले जो है कुछ क्लास रूल्स पढ़ने के लिए जो क्लास रूल्स होते हैं तो वैसे तैयार हो जाओ। सब लोग सीधे से बैठना है और अपने हाथ में टेक्स्ट बुक और पेंसिल पेन जो भी होगा वो ले लो, ताकि जब भी मैं तुम लोगों को डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स बताऊंगी तो तभी वहां पर टेक्स्ट बुक में लिख लो, ताकि जब भी तुम लोग खुद से रीडिंग करोगे या खुद से पढ़ोगे तब जब जो शब्द कठिन लगते हैं उसको हम वहां पे अर्थ पढ़कर आसानी से समझ सकते हैं। और हम जानते हैं कि हमें गद्य आकलन में पैसेजेस आते हैं और पैसेजेस पर ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन प्रश्नों में हमें समानार्थी शब्द पूछे जाते हैं, विरुद्धार्थी शब्द पूछे जाते हैं शब्द संपदा में। तो ये जो हम अर्थ यहाँ पर लिख के रखेंगे और ये पढ़ेंगे तब हमें ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने में आसानी होती है। तो इसलिए अपनी टेक्स्ट बुक और पेंसिल दोनों साथ में लेके बैठो और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। यस, अपना ये पाठ है वाह रे हमदर्द। तो इस पाठ का नाम जो है वाह रे हमदर्द। वाह रे के बाद जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है। तो हम ये शब्द जो है वाह रे, वाह शब्द का हम प्रयोग ज्यादा करके तारीफ करने के लिए करते हैं कि हमें किसी की तारीफ करनी होती है, कुछ हमें अच्छा लगता है तब हम वाह कहते हैं। लेकिन यहाँ पर वाह रे के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का इस्तेमाल किया है और उसके बाद हमदर्द ये शब्द है। तो यहाँ पर वाह रे का अर्थ ये है कि लेखक जो है खुशी से नहीं कह रहे, बल्कि ये जो हमदर्द है, हमदर्द यानी जो हमारे दर्द में हमारा साथ देते हैं, हमारे मित्र है, हमारे रिश्तेदार जो है, कि हम कभी पीड़ा में है, दर्द में है तो जो हमारा साथ देते हैं या हमारा दर्द बांटने के लिए आते हैं उन्हें हमदर्द कहा जाता है। तो उन्हें वाहरे कहा गया है, लेकिन यहाँ पर उनकी तारीफ नहीं की गई है, उनको संबोधा गया है, उनको संबोधन किया है कि कैसे हमदर्द हो तुम। इस तरह से इस पाठ का नाम वाहरे हमदर्द है और इसके लेखक हैं घनश्याम अग्रवाल जी। तो यहाँ पर हमें घनश्याम अग्रवाल जी की तस्वीर दिखाई दे रही है। ये जो लेखक है घनश्याम अग्रवाल जी, इनका जन्म 1942 अकोला में महाराष्ट्र में हुआ है। इनका परिचय है कि घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग में ढालना आपके लेखन की विशेषता है। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग कवि के रूप में लोकप्रिय है। तो ये जो है हास्य व्यंग, ये एक लेखन का तरीका है कि हमें जब भी कुछ कहना होता है, हमें किसी से कुछ बोलना होता है तो हम दो अलग तरीकों से बोल सकते। एक तरीका ये होता है कि हम सीधे सीधे जो हमारे मन में है, जो हमारे दिल में है, जो हम कहना चाहते वो एकदम सीधे और स्पष्ट रूप से कह सकते। ये साधारण तरीका हुआ। लेकिन उसी बात को किसी अलग या किसी विशेष ढंग से अगर हम कहते हैं तो वो अलग तरीका होता है, वो उसकी स्पेशलिटी हो जाती है। तो यहाँ पर लेखक की ये स्पेशलिटी है या उनके लेखन की ये अच्छाई है कि वो जो कोई भी बात कहना चाहते वो हास्य व्यंग के रूप में कहते। हास्य यानी हंसी, हंसी मजाक। व्यंग यानी ताना, यानी कुछ कटु बात भी कहनी है, कुछ कठोर बात भी कहनी है तो उसे हंसी व्यंग में या ताने के रूप में वह कहते। उनकी लेखनी की ये विशेषता है, उन्होंने जो कुछ भी लिखा है तो इसे धारदार, धारदार यानी कि ये शब्द जो ये जो कहना चाहते, लेखक जो कहना चाहते वो बात सीधे पढ़ने वालों के दिल तक जा पहुंचती है या उन्हें ये सीधे लग जाती है, ये बात सीधे से समझ में आ जाती है। तो इसलिए इसे धारदार व्यंग में उन्होंने ये पाठ जो है लिखा है। और लेखक की और भी विशेषता है कि ये हास्य हास्य व्यंग की कविताएं जो है अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग कवि के रूप में लोकप्रिय है।
यानी जो कवि सम्मेलन होते, जहाँ पर अनेक कवियों को आमंत्रित किया जाता है और वो अपने-अपने कविताएँ वहाँ पर सुनाते हैं। तो वे हास्य व्यंग्य यानी उनकी जो भी कविताएँ होती हैं, हँसी के रूप में और जो भी मैसेज देना है, वो हँसी के रूप में वो अपना मैसेज देते हैं। तो ये लेखक का परिचय है। अब लेखक की जो कृतियाँ, प्रमुख कृतियाँ यानी अ, घनश्याम अग्रवाल जी ने जो-जो किताबें लिखी हैं, वो ये है हँसी घर के आईने। तो ये जो हम पाठ पढ़ रहे हैं, वाह रे हमदर्द, ये पाठ इसी किताब से लिया गया है। ये एक हास्य व्यंग किताब है। हँसी घर के आईने जो है, हास्य व्यंग किताब है। दूसरी है आई एम सॉरी और एक है उनकी आज़ादी की दुम और आई एम सॉरी ये जो है हास्य कविता संग्रह है, यानी इसमें सारी कविताएँ जो है ये हास्य कविता है। और तीसरी किताब जो है अपने अपने सपने, ये है लघु कथा संग्रह। लघु कथा यानी कि छोटी-छोटी कथाएँ दी हुई है इस किताब में। तो ये उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं यानी लेखक घनश्याम अग्रवाल जी की लिखी हुई ये 3 किताबें हैं। अभी हम गद्य संबंधी यानी जो हम ये पाठ आज यहाँ पढ़ने वाले हैं, वाह रे हमदर्द, इसके संबंध में अभी हम पढ़ेंगे कि प्रस्तुत हास्य व्यंग निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हमदर्दी भी कभी-कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। यानी कि जब भी किसी के साथ कोई दुर्घटना होती है, तो उसके रिश्तेदार है, उसका मित्र परिवार है, उसको जानने-पहचानने वाले लोग जो है, उनसे मिलने आते, उनका हाल-चाल पूछने आते, उनसे हमदर्दी जताने आते। लेकिन कभी-कभी ऐसे होता है कि इन्हीं लोगों की वजह से जो है, जो इंसान पीड़ित है या मरीज़ है, वो जो है काफ़ी परेशान हो जाता है, उसे परेशानी होती है। क्योंकि क्या होता है कि जो मरीज़ होता है, पहले ही अपनी बीमारी से या उसे जो कुछ भी दुर्घटना में जो भी उसे चोट लगी है, उस चोट से वह पहले ही परेशान रहता है और इस वजह से क्या होता है मिलने-जुलने वाले जो आते हैं, कभी वक़्त बेवक़्त आते हैं और उनके आने-जाने से या उनके बातचीत से जो है, उसे परेशानी होती है और जो इंसान दुःख-दर्द में होता है, वो पहले ही उसका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। उसे कुछ अच्छा नहीं लगता है और ऐसे वातावरण में अगर आने-जाने वालों का सिलसिला लगा रहता है, तो उन्हें उस चीज़ से परेशानी होती है और इसी चीज़ को लेखक ने इस पाठ में दर्शाया है कि किस तरह से मिलने-जुलने वालों से या ऐसे हमदर्दों से उन्हें पीड़ा हुई, उन्हें दुःख हुआ है, इसको बहुत अच्छे ढंग से सुंदर तरीके से उन्होंने इस पाठ में वर्णन किया है। अभी हम जानते हैं कि अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुए मरीज को देखने जाने वालों की परंपरा समाज में पुरानी है, यानी ये हमेशा ही होता है और ये ऐसी एक परंपरा ही बन चुकी है कि हम भी अगर हमारा कोई मित्र है, रिश्तेदार है, बीमारी से ग्रस्त है, तो हम उसे मिलने जाते हैं और ऐसा होता है कि अगर हम मिलने नहीं गए तो हमें कुछ लोग जो है कहकर सुनाते हैं कि मैं इतना बीमार था, मैं इतनी तकलीफ में था, आपने मेरा हाल-चाल भी नहीं पूछा, आप मुझसे मिलने भी नहीं आए। तो इस तरह से भी लोग दोनों तरह से बातें करते। तो इससे मरीज़ को खुशी होती है कि जब हम उससे मिलने जाते हैं, उसका हाल-चाल पूछते हैं, तो कभी-कभी क्योंकि वो पहले ही पीड़ित होता है, तो कोई उसका चाहने वाला, उसको पसंद करने वाला, उसका मित्र परिवार जो है या फिर उसके रिश्तेदार हैं, ये उससे मिलने जाते हैं, तब उसे खुशी होती है और कुछ समय के लिए वो उसका ध्यान अपने कष्ट से हट जाता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ मिलने वाले ऐसे होते हैं जो मरीज़ के लिए परेशानी का कारण बन जाते हैं। अभी ये किसी भी वजह से हो सकता है कि मरीज़ को जो है उस व्यक्ति का स्वभाव पसंद नहीं है या फिर उस मरीज़ के सोने का, दवा खाने का या खाना खाने के वक़्त पर अगर कोई आ जाता है तो इससे उसे चिड़-चिड़ हो सकती है, उसे परेशानी हो सकती है, ऐसे अनेक कारण हो सकते हैं।
तो ये जो हास्य व्यंग्यात्मक निबंध है, इसमें लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से ऐसी ही कुछ स्थितियाँ यानी ऐसे ही कुछ मिलने-जुलने वाले लोग जो लेखक से मिलने आए, उनका वर्णन किया है। बहुत ही अच्छे और रोचक ढंग से वर्णन किया है और यहाँ पर हमें दोनों की मानसिकता के बारे में भी बताया कि जो पीड़ित होता है, उसकी मानसिकता क्या होती है और जो उनसे हमदर्दी जताने आते हैं, उनसे मिलने आते हैं, उनकी मानसिकता क्या होती है, दोनों को बहुत ही स्पष्ट रूप से हमें यहाँ पर दर्शाया गया है। ओके, तो ये पाठ किस बारे में है? इसकी कल्पना आ गई तुम लोगों को? तो यहाँ पर देखो, ये जो फर्स्ट पेज है या फर्स्ट पैराग्राफ है, इसी में कुछ कठिन शब्द है। इन कठिन शब्दों के अर्थ मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर शेयर किए हैं। अगर तुम लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। पूंजीवादी, पूंजीवादी यानी जिसमें मालिक कोई एक पैसे वाला अकेला होता है। समाजवादी यानी जिसमें मालिक सरकार होती है। नेक्स्ट है प्रभाव, प्रभाव यानी असर। निश्चित रूप यानी सही से। किंतु यानी लेकिन। विरोधियों यानी दुश्मनों। घृणा, नफरत। खामखा, बेवजह। फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप या नतीजा। कायम यानी यहाँ पर जिंदा। इस पैराग्राफ में जो शब्द आया है, तो इसमें कायम का अर्थ जो है जिंदा है। सिद्ध, साबित, इर्द गिर्द, आसपास। परिचित, अपरिचित यानी जानने अनजाने चेहरे। उत्सुकता यानी प्रबल इच्छा। कराहते यानी दर्द के तकलीफ से जो आवाज निकलती है, उसे कराहते कहते। और सार्वजनिक यानी सरकारी। तो ये कुछ कठिन शब्द इन पैराग्राफ में आने वाले हैं, तो इनका अर्थ हमें अभी पता चल गया, तो अभी हमें ये पैराग्राफ समझने में आसानी होगी। देखो, फर्स्ट पैराग्राफ जो है मैं पहले रीड करती हूँ, ध्यान से उच्चारण सुनो और समझने की कोशिश करो। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था, तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए, तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नजरों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। मैंने खामखा पूंजीवादी और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। तो ये अपना फर्स्ट पैराग्राफ है। तो जैसे मैंने आप लोगों को अर्थ की बताए थे कि पूंजीवादी का अर्थ है कि जो एक इंसान के पास ताकत होती है। समाजवादी यानी कि जो समाज में, तो यहाँ पर देखो हम चित्र में देख सकते हैं। पूंजीवादी और समाजवादी को कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, ये अंग्रेजी दो शब्द है। यानी कि पूंजीवादी जिसके हाथ में पूंजी, पूंजी यानी धन संपत्ति ये सब होता है, तो जिनके हाथ में धन संपत्ति पावर ये सब होता है, वो पूंजीवादी होता है। और समाजवादी यानी जिसकी वजह से लोगों के पास, या अमीर यानी कि या इसको अमीर और गरीब, इस इन दो शब्दों से भी हम आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम चित्रों में देख रहे हैं कि एक इंसान के पास ताकत है, उसके हाथ में सारी सुविधाएं सब कुछ है, और वो जो है ताकतवर इंसान जो है कमजोर इंसान को निचोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी उससे अपना काम करवा लेता है। बड़े इंसान जो है, पैसे वाले लोग जो होते हैं, गरीबों से या फिर उनसे जो छोटे होते, उनसे काम करा के लेते हैं अपने सारे। उनके पास जो पूंजी है, धन संपत्ति है, उसके जोर पर वो समाज के ऊपर राज करते हैं। तो इस तरह से पूंजीवादी यानी अमीर और समाजवादी यानी आम लोग या गरीब। तो इस तरह से हम इसका सरल या आसान अर्थ भी ले सकते हैं।
तो लेखक जो है उस दिन पूंजीवादी और समाजवादी यानी अमीर और गरीब इसके इस विषय पर वो भाषण सुनकर वापस घर लौट रहे थे। और जब भी हम कोई भाषण सुनते हैं या ऐसा कुछ देखते हैं तो उसका असर हमारे दिमाग पर काफी देर तक रहता है। हमारे दिमाग में, दिल में वो सारे विचार होते हैं। अगर कोई बहुत ही प्रेरणादायी कथा हमने सुनी या फिर ऐसी मूवी हम देखते, तो हमारे अंदर भी वैसा जोश आ जाता है कि हम भी ऐसे कुछ अच्छा कार्य कुछ करना चाहते हैं। हम भी सोचते हैं कि हम भी ऐसा कुछ नाम कर सकते हैं, ऐसा कुछ कार्य कर सकते हैं। तो जैसा हम सुनते देखते हैं, वैसे ही अपने दिल-दिमाग में वैसे विचार होते हैं और वैसी कृति करना हम चाहते हैं। तो लेखक के साथ भी ऐसे ही हुआ कि उन्होंने जब समाजवादी और पूंजीवादी का भाषण सुना, तो उसके प्रभाव से वो घर लौट रहे थे और वो साइकिल पर थे और उनके सामने से एक कार आ रही थी। तो साइकिल और कार दोनों जब आमने-सामने आ गए, तो लेखक को ये पता नहीं चला कि किसको गुस्सा अधिक आया या किसको जोश अधिक आया, साइकिल को या कार को। तो ये दोनों भी वस्तुएँ जो है कार और साइकिल, ये दोनों भी दर्शाती है पूंजीवादी और समाजवादी को ही दर्शाती है कि एक जो है साइकिल जो है गरीबों के पास रहने वाली वह वस्तु है और कार जो है अमीरों के पास। तो वो विरोधियों की तरह टकरा गए, यानी जिस तरह से विरोधी टकरा जाते, जैसे कि अमीर का विरोधी शब्द गरीब है, तो उस तरह से साइकिल गरीब हुई और कार अमीर हुई, दोनों में टकराव हो गया और इसका फल क्या हो गया कि एक्सीडेंट हो गया और लेखक लेखक की जो है टांग टूट गई। तो लेखक को बाद में ऐसा लग रहा था कि बेकार ही मैंने इन दोनों के झगड़े में अपनी टांग अड़ाई और इसका फल उन्हें यह मिला कि उनकी टांग टूट गई। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द-गिर्द कुछ परिचित, अपरिचित चेहरे खड़े थे। आँख खुली आँख खुलते ही उनके चेहरों पर आँख खुलते ही उनके चेहरे पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, "मैं कहाँ हूँ?" तो लेखक जब होश में आए कि उनका टकराव जो हो गया, उनकी साइकिल जो टकरा गई उस गाड़ी से, उसके बाद उन क्या हुआ, क्या कुछ उन्हें याद नहीं आ रहा है। जब उनकी आँख खुली, तब उन्हें पता चला कि वो जो है एक बिस्तर पर लेटे हुए हैं और उनके इर्द-गिर्द यानी उनके आस-पास जो है कुछ जाने-पहचाने चेहरे हैं और आँख खुलते ही उनके चेहरे पर उत्सुकता यानी कि वो जो लोग उन्हें एक्सीडेंट के स्थल पर से अस्पताल में लेकर आए थे, तो वहाँ लेखक को यानी जिसका एक्सीडेंट हुआ है, उनको होश आते ही वो लोग जो है, उनके चेहरे पर उत्सुकता यानी कि प्रबल इच्छा जागृत हो गई कि जिसे वो लाए थे, वो सही सलामत है, ये देखकर उन्हें अच्छा लगा। और लेखक ने कराहते हुए यानी दर्द में, पीड़ा से उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ हूँ? तो उन्हें जवाब मिला। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि लेखक जो है अस्पताल में पड़े हुए हैं, उनकी टांग जो है फ्रैक्चर दिखाई दे रही है, उनके आसपास कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। तो लेखक को होश आते ही उन्होंने जब पूछा, उन लोगों से पूछा कि वो कहाँ है, तो उनके इर्द-गिर्द जो लोग हैं, वो उन्हें जवाब देते हैं कि आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है। अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश तक आने तक वह इसलिए रुका रहा। अब मैं अपनी टाँगों की ओर देखता हूँ, मेरी एक टाँग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टाँग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टाँग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं काँप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो, तो समझो आत्मा का परमात्मा के मिलन होने का
समय आ गया। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टाँग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। तो जैसे ही लेखक को होश आता है, तो लेखक को ये पता चलता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया, उनकी टाँग टूट गई और उन्हें सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती कर दिया। तो लेखक के जो विचार है सार्वजनिक अस्पताल के बारे में कुछ अच्छे विचार नहीं है। तो लेखक ये ये कहते हैं कि सार्वजनिक अस्पताल या अस्पताल ये शब्द वैसे ही खतरनाक होता है और सार्वजनिक हो तो उन्हें और भी वो काँप उठे यानी डर के मारे काँप उठे। तो यहाँ पर देखो हम चित्र देख रहे हैं कि सार्वजनिक अस्पताल की स्थिति क्या होती है। सार्वजनिक यानी कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, जहाँ पर हमारा मुफ्त में इलाज होता है। तो वहाँ स्थिति या वहाँ का चित्र कुछ इस तरह से होता है। बाहर वेटिंग में देखो बहुत सारे पेशेंट्स दिखाई देते हैं वेटिंग में। वहाँ पे क्लीनलीनेस का इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता है या हो नहीं पाता है, भीड़-भाड़ के कारण उतना क्लीनलीनेस के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा सकता है और वार्ड जो है, दूसरे चित्र में हमें वार्ड का चित्र दिखाई दे रहा है। ज़्यादा मरीज़ होने के कारण हम देख रहे हैं कि एक ही बेड पर 2 मरीज़ों को रखा गया है। दोनों तरफ से दोनों को अलग-अलग सलाइन यानी बीमारियाँ उनकी शायद अलग-अलग होंगी, लेकिन फिर भी सुविधा के अभाव से जो है, वहाँ पर इस तरह का हालत या इस तरह का चित्र दिखाई देता है और इसी वजह से जो है लेखक को डर लग रहा है कि उन्हें भी सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती किया किया गया है। इस बात से उन्हें डर लग रहा है। वही दूसरा चित्र हमें दिखता है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते, वहाँ की सुविधा कैसी होती है। यानी कि वहाँ पे पेशेंट्स को अटेंड करने के लिए है डॉक्टर्स, नर्सेस दिखाई देते हैं, वहाँ पे हमें स्वच्छता दिखाई दे रही है और वहाँ भीड़-भाड़ बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये सुविधाएँ जो होती है, ऐसी सुविधाएँ जो होती है, महँगी सुविधा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काफ़ी पैसा देना पड़ता है और ऐसी सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए। तो ये फ़र्क हमें दिखाई देता है कि सार्वजनिक अस्पताल का ये चित्र और प्राइवेट हॉस्पिटल का ये चित्र, इस फ़र्क की वजह से ही लेखक को घबराहट हो रही है कि उन्हें ये जो है सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है इस बात से। तो इसलिए लेखक को ऐसे लग रहा है कि उनके साथ जो घटना हुई है, तो उनकी टाँग टूटने को वो सिर्फ़ एक घटना मान रहे हैं और उनको सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती किया है, इसको वो दुर्घटना मान रहे हैं। यानी बुरी घटना वो इस चीज़ को मान रहे हैं कि उन्हें सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती किया गया है, उनके लिए ये ज़्यादा परेशानी की बात लग रही है। उन्हें क्यों ऐसा लग रहा है, ये हम देखेंगे। टाँग से ज़्यादा फ़िक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएँगे। ये मिलने-जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं कि कभी-कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज़ का आराम हराम हो जाता है। जिसकी मरीज़ को ख़ास ज़रूरत होती है, जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज़ को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ़ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है। तो यहाँ पर लेखक को क्यों परेशानी लग रही है या क्यों वो चिंतित है, तो उसका कारण यह है कि ये जो फ़िक्र है कि उनसे जो मिलने-जुलने वाले आएँगे, तो वो सरकारी अस्पताल में इतने ज़्यादा ज़्यादा आएँगे कि उन्हें जिस चीज़ की यानी जो मरीज़ को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि वो आराम, वही उसे उन्हें नहीं मिल पाएगा। इस वज़ह से उन्हें फ़िक्र हो रही है और जो वार्ड होते हैं, वार्ड भी अलग-अलग होते हैं। जनरल वार्ड होता है, स्पेशल वार्ड, प्राइवेट वार्ड होता है, फिर एसी वार्ड्स भी होते हैं, नॉन एसी वार्ड भी होते हैं। तो इस तरह के हॉस्पिटल में अलग-अलग वार्ड्स होते हैं और उन अलग-अलग वार्ड्स की मिलने-जुलने का टाइमिंग अलग होता है, उनके नियम अलग होते हैं। जैसे ही हम हॉस्पिटल्स में एंटर करते, तो हर जगह पर नियमों के नेम प्लेट्स लगाए जाते हैं। वहाँ पर हमें लिखा हुआ कि कीप साइलेंस रखा जाता है। कहीं पे जो है हमें जूते-चप्पल बाहर रखने के लिए निर्देश दिए जाते हैं।
तो इस तरह से अलग अलग नियम होते हैं। तो वैसे ही मिलने जुलने के लिए भी नियम होते हैं। तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें खास समय दिया जाता है कि उसी समय पर आप जाकर मरीज से मिल सकते हैं। और कभी-कभी कुछ हॉस्पिटल्स में यह भी नियम होता है कि आप पेशेंट के लिए कुछ ले नहीं जा सकते। उनके लिए कोई भी सामान सामग्री हो तो वो आप जो है डायरेक्ट पेशेंट के पास नहीं लेकर जा सकते, या फिर 2 से ज़्यादा लोग पेशेंट को मिलने के लिए नहीं जा सकता। ऐसे काफ़ी सारे नियम होते हैं, लेकिन इन सब नियमों का जो है पालन सरकारी अस्पतालों में नहीं होता है। तो लेखक ये कह रहे हैं कि ये जो वार्ड है, ये उनके लिए यहाँ पर क्या होता है कि ये खुला निमंत्रण होता है मिलने-जुलने वालों के लिए। खुला निमंत्रण यानी कि कभी भी आओ, कभी भी जाओ, इस तरह से। हे मेरे परिचितों और रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुके, समय का कोई बंधन नहीं। तो ये सब सरकारी अस्पताल में होता है और इसीलिए यह लेखक की परेशानी का कारण है। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। तो लेखक को ऐसे लगता है कि जो मिलने जुलने वाले आते हैं तो वो उनका बदला लेने के लिए आते हैं। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। तो लेखक इतना सोच रहे हैं कि मिलने जुलने वालों से उनको कितनी परेशानी होने वाली है। तो जो भी लोग हैं उनसे मिलने आएंगे तो उनकी वजह से या फिर उनसे जो लेखक को परेशानी दुख दर्द होगा, तो वो उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे कि उनकी दूसरी टांग भी टूट गई, इतना उन्हें कष्ट हो रहा है। और उन्हें लगता है कि ये जो हमदर्दी जताने वाले होते हैं, ये अपना बदला पूरा करने के लिए आते हैं। बदला किस चीज़ का? कि अगर वो लोग कभी बीमार हुए हैं या उनके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ है, उनका हाथ-पैर टूटा है, उनको कोई तब लेखक उनसे यानी कि जब भी उन लोगों से, उन हमदर्दों से उन लेखक मिलने गए होंगे कभी उनकी पीड़ा में, उनके दुख दर्द में, तो उस चीज़ का बदला लेने की, यानी ये हमसे मिलने आए हैं तो हमारा भी कर्तव्य है, हमारा भी फर्ज है कि हमें भी लेखक से मिलने जाना चाहिए। ऐसा सोचकर कुछ लोग आएँगे तो लेखक को लगता है कि वह अपना बदला लेने आएँगे। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। यानी लेखक जब उनसे मिलने गए थे, उनके दुख को बांटने गए थे, तब उन लोगों को ऐसा लगा कि लेखक का उनके ऊपर एहसान हो गया है और वह एहसान चुकाने का, वह एहसान उतारने का अब मौका आ गया है। तो इसलिए सबसे पहले वो लोग आए जिनसे मिलने कभी लेखक गए थे, जब उनके साथ कोई दुर्घटना हुई थी या उनकी कोई टांग या किसी चीज़ को के टूटने पर लेखक उनसे मिलने गए थे, हमदर्दी जताने गए थे। तो ऐसे लोग सबसे पहले लेखक से मिलने आए। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। यानी कि लेखक को ऐसा लगता है कि जब ऐसे लोग आते हैं तो उनके मन में ऐसी भावना होती है या वो ऐसा सोचते हैं कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। यानी कि कल मेरे साथ दुर्घटना हुई थी, कल मेरी टांग टूटी थी, मेरा हाथ टूटा था, तो आज तेरे साथ, यानी कि ऐसा तेरे साथ हुआ है, यानी वक्त जो कल मेरा बुरा वक्त था, आज वह तेरा बुरा वक्त है। तो इस तरह से लेखक को लगता है कि लोगों के मन में यह भावना है। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं। खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। औपचारिकता निभाने यानी सिर्फ दिखावा करने आते हैं, जैसे कि हमने पहले देखा
कि कुछ लोग जो है वो सिर्फ यही सोच कर आते हैं कि हम बीमार थे तब ये हमसे मिलने आए, तो अब वो बीमार है तो अब हमें उनसे मिलने जाना चाहिए, या फिर सिर्फ अपना चेहरा दिखाने के लिए जो आते, तो उन्हें औपचारिकता निभाना ऐसा कहते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। यानी कि इन्हें वैसा कष्ट नहीं होता, यानी ये दिल से मरीज के लिए कोई भावना नहीं रखते कि इन्हें कितना दर्द होता होगा, इन्हें कितनी तकलीफ होती है, ऐसी भावना उनके दिल में नहीं होती। सिर्फ वो ये सोचकर आते हैं कि जाकर चेहरा दिखा दे, ताकि बाद में उन्हें कुछ सुनने को ना मिले कि वो उनसे मिलने नहीं गए या उन्होंने उनका हाल-चाल नहीं पूछा, ऐसा कोई न कहे, तो ऐसे इसलिए औपचारिकता निभाने के लिए, अपना चेहरा दिखाने के लिए कुछ लोग आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए, मैं आँख नहीं खोलूँगा। तो ऐसे मिलने-जुलने वालों की वजह से लेखक परेशान हो गए थे और इसलिए वो तय करते एक दिन कि आज कोई भी आए या कुछ भी हो जाए, मैं अपनी आँखें नहीं खोलूँगा। चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफ़िस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे-धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आँख नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टाँग के टूटे हिस्से को ज़ोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आँख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, "कहिए, अब दर्द कैसा है?" तो इस तरह से जब लेखक ने यह तय कर लिया था कि आज चाहे कोई भी आए, तो मैं क्या करूँगा, अपनी आँख नहीं खोलूँगा, यानी सोया रहूँगा या सोने का नाटक करता रहूँगा, ताकि जो कोई भी आएगा, तो वो मुझे सोया जानकर वापस चला जाएगा और मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा लेखक सोचते हैं। लेकिन क्या होता है कि उनके ऑफ़िस के बड़े बाबू यानी उनके साहब आते हैं और वो देखते हैं कि लेखक सोए हुए हैं और वो सोचते भी हैं, एक पल के लिए सोचते हैं कि मैं चला जाऊँ। लेकिन उनके मन में आता है कि अगर लेखक ने मुझे नहीं देखा कि मैं आया हूँ करके, तो ये सोचेंगे कि मैं उनसे मिलने आया ही नहीं। तो इसलिए लेखक का उन्हें देखना ज़रूरी है, यह जानकर उन्होंने शुरुआत में तो लेखक को धीरे-धीरे हिलाना शुरू कर दिया, ताकि लेखक जाग जाए। लेकिन लेखक सो नहीं रहे थे, वो सोने का नाटक कर रहे थे, इसलिए वो जागे नहीं। उन्हें लगा शायद वो आँखें बंद करके पड़े रहेंगे तो बड़े बाबू जो है वापस लौट जाएँगे, लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं किया। जब उन्होंने देखा कि लेखक जाग नहीं रहे, तो बड़े बाबू ने क्या किया कि धीरे से वो जो लेखक की टूटी हुई टाँग थी, तो जहाँ पर वो टाँग टूटी थी, उसी हिस्से को उन्होंने दबा दिया, ज़ोर से दबा दिया और जब लेखक को दर्द हुआ उस टूटे हुए हिस्से को दबाने से, तो वो ज़ोर से चीख कर जाग गए और तब उनके जो बड़े ऑफ़िसर थे, जो बड़े बाबू आए थे उनसे मिलने हुए, उन्होंने हँसते हुए, मुस्कुराते हुए लेखक से कहा, "कहिए अब दर्द कैसा है?" यानी खुद उनका दर्द बढ़ाकर वो उनसे अब सवाल कर रहे हैं कि कहिए अब दर्द कैसा है? तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जो बड़े बाबू हैं, ऑफ़िस के बड़े बाबू, ये सिर्फ़ औपचारिकता निभाने के लिए आए हैं, यानी सिर्फ़ अपनी सूरत दिखाने के लिए आए, इन्हें लेखक से सच्चे दिल से कोई हमदर्दी नहीं है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है कि मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। मोहल्ले वाले यानी जहाँ पर लेखक रहते हैं, उनके आस-पास के रहने वाले जो है, वह मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से यानी जब उन्हें वक़्त मिलता है, उस समय पर वह लेखक से मिलने के लिए आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई, तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। यानी जब लेखक ने देखा कि उनके पड़ोस वाली जो है सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ लेखक से मिलने आई है, तो लेखक के मन में ख़्याल आया कि आज फिर कुछ बुरा घटने वाला है। दुर्घटना यानी कोई फिर से कोई बुरी घटना घटने वाली है।
आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। तो जिस तरह से उन्होंने अपने बच्चों को लेखक की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। तो सोनाबाई का जो व्यवहार था या फिर जिस तरह से उन्होंने लेखक की तरफ उंगली दिखाकर अपने बच्चों को ये कहा कि ये देखो तुम्हारे चाचा जी, तो लेखक को ऐसे लगा कि जैसे हम चिड़ियाघर में जाते, वहां अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी प्राणी को देखते, तो हम जिनके साथ जाते हम ऐसे उंगली दिखा दिखा के सबको दिखाते, वहां देखो ये प्राणी है, वहां वो प्राणी है। तो इस तरह से तो उन्हें लगता है कि सोनाबाई इस तरह से दर्शा रही है कि जैसे वो चिड़ियाघर में कोई बच्चों को बंदर दिखा रही है। तो इस तरह से उन्हें लगता है कि सोनाबाई के बोलने का, उनके कहने का यह अर्थ है। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ लेखक से मिलने के लिए आई हुई है। तो लेखक को जो लगा था कि आज फिर कोई दुर्घटना घटने वाली है, वैसा ही कुछ अब होने वाला है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे। बच्चे खेलने लगे, एक कुर्सी पर चढ़ गया तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटकी रही रेत की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊंगी। मैं भीतर तक कांप गया। यानी कि जो लेखक के मन में आशंका थी, वैसा ही हुआ कि सोनाबाई के आते ही उन्हें लगा था कि उनके साथ आज फिर कोई दुर्घटना घटने वाली है। और ऐसा ही हुआ। जो 4 बच्चे सोनाबाई लेकर आई थी, उन्होंने वहां पर मस्ती करना, दंगा करना शुरू कर दिया। एक बच्चा जो है कुर्सी पर चढ़ गया, दूसरा जो है मेज पर, लड़की ने जो है वहां उनकी जो दवाई की शीशी यानी दवाई की जो बोतल रखी थी, वो लेकर अपने सिर पर रखकर वो डांस की प्रैक्टिस करने लगी, कथकली डांस की प्रैक्टिस करने लगी। और लेखक ये सब देख रहे थे कि बच्चे क्या कर रहे हैं। ये देखते देखते अचानक उन्हें आवाज आई, रप रप की आवाज आई। और उन्होंने देखा कि सोनाबाई का एक बच्चा जो है, वो जो रेत की थैली होती है, फ्रैक्चर पैर के साथ जो लटकी हुई, उस रेत की थैली पर वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। तो इससे पहले कि लेखक उस बच्चे को मना करते, क्योंकि वो उससे जो है वो रेत की थैली हिलेगी और उससे लेखक की टांग भी हिलेगी, जिससे कि उन्हें दर्द होगा। तो इससे पहले कि वो उस बच्चे को मना करते, तो लेखक ने देखा कि जो लड़की जो है दवा की शीशी के साथ डांस की प्रैक्टिस कर रही थी, तो उसके सिर से वो दवा की शीशी गिर गई और सारी दवा नीचे गिर गई। और इस पर सोनाबाई ने अपने बच्चों को डांटना चाहिए था, लेकिन वो क्या करती है, वो लेखक से कहती है कि भैया पेड़े खिलाओ। यानी वो लेखक को खुश होने के लिए कहती है कि दवा गई समझो बीमारी भी गई। तो इस तरह से अपने बच्चों को डांटने के बजाय वो जो है लेखक से कहती है कि दवा गिरने का अफसोस मत मनाइए, इस तरह से वो कहना चाहती है। और ऐसा करते ही वो वहां पर 2 घंटे तक वहां रुकी, और 2 घंटे के बाद जब जाते वक्त उन्होंने लेखक से फिर से कहा कि फिर आऊंगी, ऐसा कहकर वो जाने लगी। तो ये बात सुनकर, ये शब्द सुनकर लेखक जो है भीतर तक कांप गए, यानी डर गए। यानी अभी इतना कुछ हुआ, उनके बच्चों ने इतनी मस्ती की, इतना उतनी परेशानी हुई लेखक को, तो ये दोबारा आएंगे तो क्या होगा, ये सोचकर लेखक जो है भीतर तक कांप गए। ओके, तो अभी तक हमने इस पाठ में
ये देखा, हमें यहाँ पर दिख रहा है कि एक बच्चा जो है कुर्सी पर चढ़ गया, दूसरा भी, और लड़की ने जो है दवा की शीशी जो है नीचे गिरा दी। अभी इसके आगे का पाठ हम कल कल के इसमें पढ़ेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं कि इस पाठ में जो है हमने कुछ अंग्रेजी शब्द भी पढ़े हैं, जैसे कि यहाँ पे डांस, प्रैक्टिस, स्टैंड, फ्रैक्चर, एक्सीडेंट, ऐसे कुछ अंग्रेजी शब्द भी पढ़े हैं। जब भी हमें गद्यांश आता है, प्रश्न आता है, उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं शब्द संपदा में, तभी ऐसा भी प्रश्न होता है कि इस गद्यांश में आए हुए अंग्रेजी शब्दों को लिखना होता है। तो ऐसे शब्द हम उस गद्यांश में से ढूंढकर लिख सकते हैं। और जो भी हमने शब्द अर्थ लिखे हैं, तो गद्यांश में जब हमें शब्द संपदा में समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं, तो ये जो हमने शब्दार्थ लिखे हैं, तो इन्हें हम समानार्थी और पर्यायवाची शब्द के रूप में वहां पर लिख सकते हैं। तो अब तक हमने इस पाठ में जो पढ़ा है वो देखो कि लेखक जो है पूंजीवादी और समाजवादी का भाषण सुनकर आ रहे होते हैं, और तब उनकी टकराव हो जाती है। उनकी साइकिल जो है, जो समाजवादी को दर्शाती है, तो उसका पूंजीवादी को दर्शाने वाली कार के साथ टक्कर हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाती है, और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जाता है। और इंसानियत अभी तक जिंदा है ये दिखाने के लिए कुछ लोग दौड़े दौड़े चले आते, उनकी मदद करते हैं और उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कर देते हैं। और जब उन्हें होश आता है तो उनके आसपास कुछ परिचित अपरिचित लोग होते हैं, और वो होश में आते ही पूछते हैं वो कहाँ है, तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती किया हुआ है। और ये सुनते ही उनका मन जो है डरने लगता है, उन्हें डर लगने लगता है। किस वजह से? कि जो मिलने जुलने वाले हैं, जो हमदर्दी जताने वाले हैं, वो आएंगे और उनसे होने वाली परेशानी का अंदाजा लेखक को है। इसी बात से उन्हें डर लगता है, और वैसा ही कुछ उनके साथ होने लगता है, वैसी घटनाएं होती है। उनसे जब उनके ऑफिस के बड़े बाबू मिलने आते हैं, तो उन्हें सोया जानकर वो उनकी टूटी हुई टांग के टूटे हिस्से को दबाकर उन्हें जगा देते हैं। उसके बाद सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आती है। चारों बच्चे हैं वहां मस्ती करते हैं, कोई टेबल पे चढ़ जाता है, उस रेत की थैली के साथ बॉक्सिंग करने लगता है, लड़की ने दवा की शीशी गिरा दी। तो इस तरह से लेखक को जो है मिलने जुलने वालों से, उनसे हमदर्दी जताने वालों से परेशानी हुई। तो अब तक हमने ये देखा है, इसके आगे वाला हिस्सा हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। इसमें किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट होगा आप